हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं, जो कि मानचित्र या मैप से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में कि ग्लोब की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है ग्लोब का। तो ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं मतलब कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, एक लिमिट तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सभी मैपिंग के लिए हम ग्लोब का यूज़ नहीं कर सकते। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। मतलब जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे उसमें हमें देखना हो कि कौन से कॉन्टिनेंट की लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है, या कोई पर्वत कहाँ पर है, या प्लेटू कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, या कोई भी चीज़ अगर हम देखने चाहें जो भी, तो उसके लिए ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जिसमें जब हम ओवरऑल पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है पृथ्वी के किसी एक भाग की, जैसे हम बात करें किसी देश की, राज्य की, ज़िले की या फिर गांव की, तो तब वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है मैप। उसमें ग्लोब का अध्ययन काम नहीं आएगा। ग्लोब पर हम उन सब का अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे विस्तार से नहीं देख सकते। ग्लोब पर हम सिर्फ शॉर्ट में मैपिंग कर सकते हैं। जो भी पृथ्वी है हमारी, पूरी पृथ्वी को हम एक संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी छोटे पार्ट को हम देखना चाहें तो उसमें आपका मानचित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसी स्थिति में मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। तो मानचित्र क्या है? किसी भी एक भाग को हम एक पैमाने के माध्यम से, मतलब उसमें दूरी वगैरह का जो अनुपात होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और ये एक तरह से चित्र बना दिया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर का। जैसे आपको किसी प्रदेश का अध्ययन करना है, मतलब किसी राज्य का अध्ययन करना है, तो उस राज्य का पूरा मैप, पूरा स्ट्रक्चर जैसा भी होता है, उसकी सारी सीमाएं, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, उसके ज़िले, सारी चीज़ें उस मैप पर दिखा दी जाती हैं। वो चित्र एक तरह से बना दिया जाता है उसका। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो क्योंकि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लगभग, पूरी नहीं, लगभग गोलाकार ही है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो गोलाकार स्ट्रक्चर चपटी सतह पर बनाना थोड़ा टफ काम है। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है कि उसको अच्छे से मानचित्र में दर्शाया जा सके। तो मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम शामिल करते हैं मानचित्र में। इसके द्वारा जगह को ही नहीं, बल्कि जैसे कुछ चीज़ें आकृति वगैरह होती हैं, या फिर कोई किसी चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, वो भी हम इस पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप रोड को दिखाना चाहें, मतलब रोड, कौन सी रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सब भी आप उस पर मैप पर दिखा सकते हैं। या रेलवे लाइन आप दिखाना चाहें तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं मानचित्र में। वो कैसे? मान लीजिए एक मानचित्र है आपका इंडिया का, दूसरा राज्य का है, मतलब किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं मानचित्र। आपने काफ़ी सारे मानचित्र ले लिए, 10-12 अलग अलग प्लेसेस के। कोई इंडिया का ले लिया, कोई अपने देश का ले लिया, कोई राज्य का ले लिया, कोई ज़िले का ले लिया। तो इस तरह के अगर हम ये 10-12 मानचित्र को मिला देते हैं, मतलब लगभग, इतने एक्यूरेट नहीं मैं संख्या बता रही हूँ, तो उनको जब हम मिला देते हैं तो वो एक एटलस बन जाता है। मतलब कि सारे मैप्स को मिलाकर क्या बोला जाता है, उसकी जो एक बुक जैसी, मतलब बुक बना देते हैं हम,
तो उसे बोलेंगे हम एटलस। तो एटलस में आप कितने भी मानचित्र रख सकते हैं, एक वो बुक ही बन जाती है एक तरह से। तो एटलस विभिन्न प्रकारों, अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। तो एटलस में हम सभी तरह के मानचित्र को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के मानचित्र एटलस में आएंगे, सभी तरह के मानचित्र को हम रख सकते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो ग्लोब पर सिर्फ हम शॉर्ट में, जैसे किसी चीज़ की, जैसे हम किसी चैप्टर की समरी देखते हैं, एक समरी की तरह ही आप देख सकते हैं ग्लोब को। तो पृथ्वी की समरी आप ग्लोब पर देख सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप मानचित्र में ही देख पाएंगे। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो मानचित्र के बारे में देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होते हैं भौतिक मानचित्र, तो इंग्लिश में कहा जाता है इनको फिजिकल मैप। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावाच मानचित्र कहते हैं। तो फिजिकल मतलब भौतिक मानचित्र क्या कौन सा होगा, जिसमें हम जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, जो मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक हैं, जो खुद से प्रकृति से बनी हैं, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए, तो ये सब दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो कहलाते हैं भौतिक मानचित्र। उच्चावच मानचित्र भी बोलते हैं इन्हें, और इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल मैप। इनको हम आगे देखेंगे। और दूसरे होते हैं राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र से मतलब है जिन पर राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों आदि के जो है सीमाओं को दर्शाया जाए, तो वो होते हैं आपके राजनीतिक मानचित्र। उनमें अक्सर सीमाओं को दर्शाया जाता है कि कौन से राज्य की सीमा कहाँ तक होगी, कौन से नगर की सीमा कहाँ तक होगी। तो ये सब पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिटिकल मैप और हिंदी में बोलेंगे राजनीतिक मानचित्र। तो 2 टाइप्स के मानचित्र हमने पढ़ लिए हैं। अब तीसरा टाइप है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। एक तो हो गया जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, वो तो बोलेंगे भौतिक मानचित्र, और जो सीमाएं हैं राज्यों की, शहरों की, उनको बोलेंगे राजनीतिक मानचित्र। लेकिन उनके अलावा भी तो कुछ मानचित्र हमें देखने पड़ेंगे ना, जैसे कि हमें कुछ उद्योग धंधों को देखना हो कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं कि वो कहाँ पर हैं, इस तरह से। या फिर हमें देखना हो वन कहाँ कहाँ पर हैं, अपने देश के वन देखने हो, या फिर हमें पूरे वर्ल्ड में देखने हो, या फिर हमें देखना हो वर्षा कहाँ पर कितनी होती है, या देखना हो सड़क कौन सी कहाँ पर है, किस जगह पर हाईवे है, और कौन सी सड़क कहाँ को जाती है। तो इस तरह की जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं वो मिलती हैं थीमेटिक मानचित्र से। तो इस तरह के मानचित्रों को बोला जाता है थीमेटिक मानचित्र। तो इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। तो कोई भी मानचित्र होगा उसके कितने घटक हैं, 3 घटक। से मतलब है कि इन चीज़ों को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। जैसे एक है दूरी, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दिशा और प्रतीक। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो साइड में एग्जाम्पल दिए होते हैं, एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं, उनको आप कर कर ज़रूर देखें, इनसे आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है। सबसे पहले देखेंगे दूरी। तो मानचित्र पर दूरी मापने का भी एक मेथड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रक्चर लिया और बस उस पर ऐसे ही खींच दिया। इसमें दूरी को पैमाने से नापा जाता है, उसके बाद दूरी डिसाइड की जाती है। तो इसमें डिटेल में देख लेते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है। तो देखिए कितना मुश्किल काम होता होगा ये, कि विश्व का काफ़ी बड़ा हिस्सा भी आप मानचित्र में देख सकते हैं, वो छोटे से भाग में किस तरह ने नापा गया होगा। तो ये अपने आप में एक
बहुत बड़ी बात है। तो मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। तो ऐसा नहीं है कि दूरी 1 किलोमीटर की है और वो लग रही है 10 किलोमीटर। तो इस तरह से अनुपात बनाए रखने के लिए मानचित्रों में दूरी को मापा जाता है। तो अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी मानचित्र सही लगेगा और वो सही से समझ में भी आएगा। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इसके उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम कोई पैमाना बनाएंगे इसके लिए मापने के लिए। उस पैमाने के बारे में डिटेल में देखना होगा हमें। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो एक तरह से अनुपात लिया जाता है, जैसे भाई 5 किलोमीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में दिखाना है, कुछ इस तरह से होता है। तो एग्जाम्पल भी दिया है इसमें। उदाहरण के लिए, जैसे आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। मान लीजिए 10 किलोमीटर है आपके विद्यालय से घर की दूरी, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो वैसे तो 10 किलोमीटर है, लेकिन मानचित्र पर क्या दिखाया गया है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो आपके रेखाचित्र का पैमाना क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो समझने वाली बात यह है कि जो मानचित्र का जो पैमाना होगा वो किलोमीटर को सेंटीमीटर में दर्शाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर काफ़ी छोटा होता है और जो हम पेपर पे अगर हम उतारेंगे उस आकृति को तो सेंटीमीटर में दर्शाना काफ़ी इजी रहेगा। तो इसी प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो आपको अगर ये पैमाने का अंदाज़ा है कि जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये एक तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस तरह से ही मानचित्र में दूरी को डिसाइड किया जाता है। तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, ये भी पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। एक छोटे पैमाने वाले होते हैं और एक बड़े पैमाने वाले होते हैं। तो छोटे पैमाने की बात की जा रही है, जैसे बड़े बड़े भागों को आपको दिखाना हो तो उसको आपको छोटे पैमाने पर दिखाना पड़ेगा, उसकी दूरी कम दर्शानी पड़ेगी आपको। जैसे महाद्वीप या देशों के बारे में अगर हम देखना हो तो हम क्या करेंगे? मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर और स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर अगर दर्शा रहा है तो वो होगा छोटे पैमाने वाला मानचित्र, मतलब बड़ी आकृति को वो छोटे में दिखा देगा। फिर होता है एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे आपके गांव को दिखाना हो मानचित्र पर, या शहर को दिखाना हो, या फिर आपके राज्य को दिखाना हो, तो क्या करेंगे? हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तो इसमें कि हम दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में। वो हमने लिया था किलोमीटर, क्योंकि हमें बड़ी दूरी को नापना था। तो बड़ी दूरी को हमें क्या करना है? छोटे पैमाने पर दिखाना है। तो वो छोटे पैमाने वाला मानचित्र हो जाएगा। अब इसमें हमें 500 मीटर को दिखाना है, जो कि काफ़ी कम है किलोमीटर से। तो इस दूरी को अगर हम मानचित्र पर दिखाएंगे तो इसको भी हम 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो इसमें जो 500 मीटर हैं वो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो रहे हैं, लेकिन जो छोटे पैमाने वाला था उसमें हमने 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया है। तो ये डिफरेंस होता है जनरली बड़े और छोटे पैमाने वाले मानचित्र में। तो ये वाला हो जाएगा बड़े पैमाने वाला मानचित्र और ये हो जाएगा छोटे पैमाने वाला। तो इनमें डिफरेंस आप ध्यान रखना, हो सकता है कोई क्वेश्चन कर लिया जाए इसमें घुमा फिरा कर। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र इसलिए
जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको उन पर छोटी जगह को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। तो जो छोटे छोटे प्लेसेस होंगे, इम्पोर्टेंट प्लेसेस होंगे, वो सब उसमें आ जाएंगे। जबकि जो छोटे पैमाने वाले होंगे उनमें सिर्फ मुख्य बिंदुओं को ही दिखाया जाएगा जो ज़्यादा ज़रूरी होंगे। जैसे आपके शहर की बात करें तो उसमें आपके शहर का मैपिंग अगर की जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें हॉस्पिटल भी आ जाएंगे, उसमें स्कूल्स भी आ जाएंगे, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जैसे गवर्नमेंट की कोई ऑफिस वगैरह होंगे तो वो सब आ जाएंगे। लेकिन जो छोटे पैमाने वाले होंगे, ये जो हम महाद्वीपों के बनाएंगे, इनमें सिर्फ मोटा मोटा स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा, जैसे कि पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इस तरह की बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर वाली चीज़ें ही हम दिखा पाएंगे। इसमें हम ये बिल्डिंग वगैरह नहीं दिखा पाएंगे, जैसे भी स्कूल की बिल्डिंग या फिर कोई भी हॉस्पिटल वगैरह, ये सब नहीं दिखा पाएंगे हम। तो आई होप आपको ये छोटे और बड़े पैमाने वाले मानचित्र में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, इसको समझ लेते, दिया हुआ है यहाँ पर। तो एक कुआं है और वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होगा वास्तविक दूरी क्या है, 50 मीटर। तो इसमें 5 सेंटीमीटर को 50 मीटर दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं दूरी को। जैसे 5 सेंटीमीटर आप 50 मीटर मान सकते हैं, 5 सेंटीमीटर बराबर आप 500 मीटर मान सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम का घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो इस पर समझ लेते हैं। ये करीम का घर है ई और पोस्ट ऑफिस है ए। तो इसकी दूरी कितनी बताई है, 12 सेंटीमीटर। ये है 12 सेंटीमीटर दूरी इसकी। और इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है, क्योंकि हमने क्या माना था, 5 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर तो जा नहीं सकते, तो आपको सड़क पर ही चलना होगा। तो इसलिए हम लोग पैदल जो दूरी तय करेंगे, पहले जो भी सीधा पॉइंट होगा वहाँ से दूरी तय करेंगे। जैसे पहले ई से सी जाएंगे, ई से पहले सी जाएंगे, फिर सी से फिर एम जाएंगे, फिर बी जाएंगे, फिर ए जाएंगे, तब जाकर पोस्ट ऑफिस पहुँचेंगे। तो फिर अगर हम सारी दूरी को जोड़ दें तब जाकर ये करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। तो कुल दूरी हम कुछ इस तरह से ही मापते हैं। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है हम वो नहीं देखते हैं, जो टोटल पैदल चली गई दूरी होती है हम उसे मापते हैं। जैसे हमने यहाँ से चले तो हमने ये दूरी ली है, ना कि ये वाली दूरी हमने ली है, तो हम इसको दूरी मानते हैं इसको। तो जैसे जो पैमाने पर दूरी हमने मानी थी उसके हिसाब से आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। दूरी हमने देख लिया है। अब देखते हैं हम दिशा में क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो दिशा के बारे में देखिए, अधिकतर मानचित्रों में आपने देखा होगा ऊपर की तरफ तीर का निशान बना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है यही। तो यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा को बोलते हैं उत्तर रेखा, और दिशा होती है ये उत्तर दिशा। जब आप उत्तर दिशा के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं के बारे में भी जान जाते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। मान लीजिए उत्तर है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इसके लेफ्ट में पश्चिम होगा और इसके राइट में होगा पूरब, और इसके बिल्कुल सीध में होगा, अपोजिट में होगा दक्षिण। तो इस तरह से आप अन्य दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं अगर आपको उत्तर दिशा का पता है। तो 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है इसमें, वो हम देख चुके हैं। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। तो प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं हम इनको, मेन डायरेक्शन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा बीच की 4 दिशाएं होती हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनके बीच की 4 दिशाएं होती हैं।
ये होती हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये 4 दिशाएं और होती हैं जो बीच की हैं। इनको आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? दो दिशाओं के बीच में जो दिशा होगी वो उन दोनों के नाम से मिलकर बनी होती है। जैसे उत्तर और पूर्व से मिलकर बनेगी उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम से मिलकर बनेगी उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम से मिलकर बनेगी दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व से मिलकर बनेगी दक्षिण पूर्व। तो ये दिशाएं मेन डायरेक्शन के ऊपर ही इनका नाम बनता है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये दिशाओं के हेल्प से हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो इसमें ये भी हेल्पफुल होता है। इसको क्या बोलते हैं? दिक्सूचक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपास। तो कुछ आपके लिए वर्क दिया हुआ है कि निम्नलिखित दिशा को पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो इस डायग्राम में जो दिखाया गया है वो आपको बताना है दिशाओं का नाम। ये आप कर सकते हैं। तो ये जो दिक्सूचक है, कंपास है, इसकी सहायता से हम किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक सुई इसकी उत्तर की तरफ दिखेगी और एक होगी दक्षिण में। लास्ट है मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक। तो हम पढ़ चुके हैं दूरी, दिशा, और थर्ड है प्रतीक। तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। तो ये जो भवन, सड़क, पुल वगैरह जो होते हैं, इनको हम पूरा का पूरा तो दिखा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए कुछ अक्षरों का, रंगों का, छायाओं का या चित्रों का, कई सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रतीक। तो ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो इन प्रतीकों से क्या फ़ायदा होता है? इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन भी करना सरल होता है। तो अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को जानते नहीं हैं तो आप इन प्रतीकों की सहायता से उसके मानचित्र को समझ सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, रेलवे लाइन का चित्र दिया हुआ है। बड़ी लाइन का ये है मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। सड़कों का है पक्की, कच्ची, पक्की वाली ये है, और कच्ची का ये है साइन। तो ये प्रतीक बनाए गए हैं जिससे कि आप इजीली इनको समझ लेंगे। अगर आप लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते हैं मैप की, तो आप प्रतीकों की सहायता से इनको समझ पाएंगे। तो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला की ये हैं तीनों। तो आप बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं इसमें। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो इस सबका अलग अलग दिया हुआ है सिंबल। और पोस्ट ऑफिस, पीओ लिखा हुआ है। पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पीटीओ। पुलिस स्टेशन, पीएस। बस्ती और कब्रिस्तान, पेड़ और घास इस तरह से दिखाए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे सिंबल। तो इसके द्वारा आप मानचित्रों से अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। तो आप ये कहेंगे कि इन प्रतीकों के माध्यम से कोई भी देश में, विदेश में, कहीं भी इनको समझ सकता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। प्रतीक जो बने हुए हैं इनको देखकर ही कोई भी समझ सकता है, अगर वो लैंग्वेज भी नहीं जानता है तो ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, मतलब कि इनके बारे में हर कोई जानता है। तो प्रतीकों के हिसाब से देखिए यहाँ पर भी एक मैपिंग की गई है। जैसा भी हमने देखा था, ये पेड़ हैं, तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसा कि अभी हमने देखा था। नदी को ब्लू कलर से दिखाया गया है।
ये विद्यालय है, पुलिस स्टेशन है। तो देखिए सम सिंबल्स को इस डायग्राम में यूज़ किया गया है जो अभी हमने पढ़े हैं। तो इससे आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट डायग्राम दिखा देती हूँ, आप चाहें तो इसको डिटेल में देख लेंगे। तो अब देख लेते हैं रेखा चित्र। तो रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखण है जो कि पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अब मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप अपने अंदाजे से उसका एक स्ट्रक्चर बना लेंगे किसी भी तरह से, लेकिन आप उसमें दूरी वगैरह नहीं नापते हैं। तो एक कच्चा आप आरेख बना लेंगे कि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, इधर से लेफ़्ट मुड़ेंगे या राइट मुड़ेंगे, जो भी कहें, फिर इधर जाएंगे, फिर यहाँ पर जो भी आप रेस्टोरेंट आप लिखना चाहते हैं, जो रेस्टोरेंट अगर है अवेलेबल, तो इस तरह पर कच्चा जो भी है पैमाना तैयार कर लेंगे, कच्चा आरेख तैयार कर लेंगे। तो वो क्या होगा, बिना पैमाने की सहायता से वो खींचा जाता है, जिसे बोलते हैं रेखा चित्र, मानचित्र। इसके बाद आएगा खाका। तो खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र, रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो अगर आप छोटे क्षेत्र का कोई रेखा चित्र खींचते हैं बड़े पैमाने पर, उसमें ज़्यादा डिटेल्स हम डालेंगे, मतलब ज़्यादा डिटेल्स हम उसमें डालना चाहते हैं, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, इसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। तो उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा गया है। जैसे हम मान लीजिए रूम का डायग्राम बनाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किचन होगी, यहाँ पर किचन होगी, यहाँ पर वॉशरूम होगा, कुछ इस तरह से अगर जैसे स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो जो भी चीज़ें हमें यहाँ रखनी होती हैं, तो इस तरह से हम एक तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं खाका। तो ये हो गया हमारा मानचित्र पर वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।